हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। देखिए चैंपियंस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई क्रांति की। जिसमें लास्ट में हमने देखा कि जब लुइस 16 ने देखा कि जो सिचुएशन है उसके हाथों से बाहर निकल रही है, तब जाकर के उसने क्या किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया और उसने इस सिद्धांत को भी अपनाया, इस प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया कि अब जो भी उसके डिसीजंस होंगे, जो भी पॉलिसीज होंगे, वह एक कॉन्स्टिट्यूशन से होकर के गुजरेंगे और फिर वह कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा कि उसके जो डिसीजन है वह पब्लिक के फेवर में है या नहीं है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो भी चैंपियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक ही मैसेज है कि वह वीडियो को एंड तक देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हमने देखा कि लास्ट क्लास में कि फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, किनके द्वारा बनाया जाता है? नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है। उसको आखिर में आकर के लुइस 16 ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया, उसको अकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो अब फ्रांस क्या बन गया? उसके हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब मोनार्की तो पहले से फ्रांस था ही, वहां पर राजा महाराजाओं का शासन था ही, अब वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। मतलब कि अब जो मोनार्की है वह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ चलेगा। देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए। ठीक, कहता है ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड बाय द नेशनल असेंबली इन द ईयर 1791 हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। कहता है जो ड्राफ्ट किन लोगों ने, थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वह एक टेनिस कोर्ट में इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स वह इकट्ठा हुए थे, वह असेंबल हुए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वह नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक वह डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक वह बिछड़ेंगे नहीं, तब तक वह अलग नहीं होंगे। ठीक, तो ड्राफ्ट जाकर के कंप्लीट कब हुआ? ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड बाय द नेशनल असेंबली। किसके द्वारा हुआ? नेशनल असेंबली के द्वारा। कब हुआ? 1791 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था कब एंड हुआ। क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि व्हेन वाज द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड बाय द नेशनल असेंबली। तो हो जाएगा आंसर आपका इन द ईयर 1791। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? कहता है हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य अगर कहा जाए कि सारी चीज़ें तो ठीक है, एक चीज़ होनी ही होनी है और वह चीज़ जो है उसको लागू होना चाहिए। वह क्या था? हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मतलब लिमिट कर देना, कम कर देना। मोनार्क के पास क्या थे? उसके पास डेस्पोटिक पावर्स थे, मतलब वह जो चाहता था वही करता था। ठीक, तो ऐसे मतलब अनकंडीशनल पावर्स के कारण लोग जो है वो फ्रांस से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे। तो उसके पावर्स को कम करना, उसके पावर्स को सीमित करना, यही क्या था? मेन ऑब्जेक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का क्या था? ये मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था। ठीक, नाउ देयर वाज अ डिवीजन ऑफ पावर इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कहता है अब क्या हो गया? पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के हाथ में पावर था, मतलब सिर्फ एक इंसान के हाथ में पावर था। अब उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया? तीन डिवीजन कर दिया गया पावर का। मतलब अब तीन विंग है, समझिए कि तीन शाखाएं हैं, तीन ऑफिसेज हैं जहां से गुजरने के बाद ही जो है कोई भी रूल बनेगा। ठीक, या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, लोगों के अधिकारों की बात होगी, तो उसके लिए तीन विंग से गुजरना पड़ेगा। पहला क्या था? लेजिस्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अभी के टाइम में भी रेलेवेंट है कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है? अब लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पर लेजिस्लेट किया जाता है, मतलब जहां पर किसी भी कानून को बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए, अगर अपने पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में भी वही सिस्टम है कि पहले लेजिस्लेचर में लेजिस्लेट होता है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव हाउस। ठीक, तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेट होता है, कोई भी जो बिल है वह पेश होता है। अब उस बिल को जब कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब एक
एम्पल अमाउंट ऑफ लोग होने चाहिए, एक मेजॉरिटी में लोग होने चाहिए। जब उस बिल को सपोर्ट करते हैं तो वह बिल आखिर में जाकर के क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो समझिए कि कोई भी बात, कोई भी चर्चा, कोई भी डिस्कशन, उसको कानूनी कवर चढ़ा देना, मतलब उस पर लीगल फ्रेमवर्क बन जाने को ही कहा जाता है कि कोई भी कानून को बना दिया गया। ठीक, तो वह कहाँ होता है, ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, या जो कानून बनाने का लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, वह कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इन द लेजिस्लेचर। ठीक, तो सबसे पहले लेजिस्लेचर बना, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कहता है अब हमारी बात की जाए कि पार्लियामेंट में कानून तो बन गया, अब उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएंगे? तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास क्या है? प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। मतलब बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो है वह जो भी कानून बनता है लेजिस्लेटिव बॉडी में, लेजिस्लेचर में जो भी कानून बनता है उसको हमारे देश में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में आपको एक वर्ड मिलता होगा, देखिए एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को धरातल पर उतारना, मतलब समझिए किसी भी काम को करवाना। ठीक, तो सबसे पहले कानून तो बन गया लेजिस्लेचर में, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट कराया। और मान लिया जाए कि कानून बना है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, या हर किसी के पास राइट टू लाइफ। ठीक, अब किसी का जो अधिकार है वह क्या हो रहा है, वह उससे छीना जा रहा है, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। तो अब उन सुविधाओं को लेने के लिए या अपने साथ हुए अन्याय को वह खत्म करने के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए वह कहाँ जाएगा, वह जुडिशरी में जाएगा। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज बेसिकली, अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो कोर्ट है। कोर्ट में जाते हैं हम लोग, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो बेसिकली तीन लेवल ऑफ कोर्ट है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। वहाँ जा करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ हुए अन्याय के लिए हम लोग मांग करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक, तो उसी प्रकार से तीन विंग था, तीन इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए। पहला क्या था? लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, ताकि यह क्या बन जाए, अब फ्रांस जो है वह क्या बन जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाए। जब ये तीन इंस्टीट्यूशन में पावर्स जो है डिवाइड हो गए तो फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब मोनार्की तो पहले से था ही कि वहाँ पर किंग का रूल था, और अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी वहाँ पर कहा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन होगा। सारी चीज़ें जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन से होकर के गुजरेंगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लॉ मेकिंग वॉज नाउ इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, wherein the National Assembly was indirectly elected। कहते हैं लॉ मेकिंग जो है, लॉ मेकिंग कानून बनाना जो है वह किनके हाथों में था? कानून बनाना जो था अब वह नेशनल असेंबली के हाथों में था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। क्यों, किसके द्वारा इसको मिला था? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में, उसमें इन बातों को लिखा गया, उसमें इन बातों का प्रावधान किया गया, उसमें इन बातों को डेजिग्नेट किया गया कि अब जो लॉ मेकिंग होगा, अब जो कानून बनाए जाएंगे वह कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली बनाएगी। ठीक, लेजिस्लेचर में ही बनेगा, वह कौन बनाएगा? वह नेशनल असेंबली बनाएगी। ठीक, हाँ, तो हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 अब जो लॉ मेकिंग का काम है, अब जो क्या होगा, लॉ मेकिंग का काम है, वो किनके हाथों में है? नेशनल असेंबली के हाथों में। अब ये नेशनल असेंबली को क्या किया जाता है? वेयर इन द नेशनल असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, मतलब वह डायरेक्ट, जैसे अभी हम वोट देते हैं, अगर बात किया जाए हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि जो हम वोट देते हैं, जब हम हाउस ऑफ द पीपल को पहुंचाते हैं, मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा जो वोट है वो डायरेक्टली काम करता है कि जिस इंसान को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वही हमें जाकर के लोकसभा में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ें थी थोड़ी अलग थी फ्रांस में। क्यों? क्योंकि अब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। वह इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता था उनको समझते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहता है सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु देन चोज द असेंबली वेयर ऑल सिटीजन्स डिड नॉट हैड द राइट टू वोट। सिटीजन्स क्या करते थे, मतलब वहाँ के जो नागरिक होते थे, पहले वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुनते थे।
मतलब उन्होंने वोटिंग की, वोटिंग करके उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुना। अब वह क्या करते थे, हु देन चोज द असेंबली वेयर ऑल सिटीजन्स डिड नॉट हैड द राइट टू वोट। कहता है कि उसके बाद जो ये इलेक्टर्स हुआ करते थे वह जाकर के फिर असेंबली को चुनते थे, जहां पर हर इंसान को वोट करने का अधिकार नहीं था। मतलब हर सिटीजन को ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक, मतलब मान लिया जाए कि सिटीजन है, अब सिटीजन जो है किनको इलेक्ट किया, सिटीजन ने सबसे पहले इलेक्टर्स को इलेक्ट किया। अब इलेक्टर्स जो हैं वह जाकर के क्या करेंगे, वह असेंबली को चूज करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि वह वहां पर सभी को वोट करने का अधिकार नहीं था। देखते हैं किनको था। कहता है ओनली मेन, ध्यान से सुनिए, ओनली मेन ऑफ एज 25 ईयर्स एंड एबव, सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग जो 25 वर्ष से, जिनकी आयु जो है वह 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज़्यादा है, और वह क्या करते हैं देखते हैं, who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens, that is they had the right to vote। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेन जो क्या है, जिनकी उम्र 25 या फिर 25 से ज़्यादा है। ठीक, या तो 25 है या फिर 25 से ज़्यादा है, जो क्या करते हैं, जो टैक्सेस पे करते हैं। कितने, मतलब एक दिन का जो एक लेबर का वेज होता है उसके हिसाब से 3 दिन का जो लेबर का वेज होता है उतना अगर वो टैक्स पे करते हैं तभी वह क्या बनते हैं, दैट इज दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, तभी उनको एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस मिलता था। मतलब जिनको एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस मिल गया, जिनको यह पद मिल गया कि वह क्या है, वह एक्टिव सिटीजन्स हैं, वही जाकर के क्या कर सकते थे, वही सिर्फ और सिर्फ वोट कर सकते थे, वही सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही सिर्फ और सिर्फ वोट करने का अधिकार था। बेसिकली अगर आप अपने ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था 1791 में, उसको अगर आप समझना चाहें तो बेसिकली समझिए कि सिटीजन्स हो गए, ठीक, जो भी मनुष्य वहाँ रहते हैं। ठीक, अब उनमें 2 प्रकार के सिटीजन क्लासिफाई किया गया। ठीक, कहता है कि कितना पॉपुलेशन था, 28 मिलियन था, हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि 28 मिलियन था, 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गया। ठीक, तो उनमें से 4 मिलियन को एक्टिव सिटीजन्स का अधिकार दिया गया या एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया। ठीक, कहता है कि अब उसमें 2 प्रकार के सिटीजन्स हुए, एक एक्टिव और एक पैसिव सिटीजन्स। ठीक, कहता है पैसिव सिटीजन्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। अबाउट 3 मिलियन मेन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। कहता है पैसिव सिटीजन्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। ठीक, उनमें कहता है 3 मिलियन मेन है, वीमेन है, चिल्ड्रन है और यूथ है बिलो 25। मतलब ऐसे लोग हैं जो 25 वर्ष से जो कम है और जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला हुआ है। ठीक, अब यह जो पैसिव सिटीजन्स को छोड़ते हैं, एक्टिव सिटीजन्स को देखते हैं। एक्टिव सिटीजन्स मान लिया जाए 4 मिलियन लोग हैं 28 मिलियन में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50,000 इलेक्टर्स को पहले वह चूज करते थे। ठीक, अब वो जो 50,000 इलेक्टर्स हैं वह आगे जा करके नेशनल असेंबली को चूज करते थे। और नेशनल असेंबली में कितने मेंबर होते थे, नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स होते थे। ठीक, मतलब समझिए कि पहले 4 मिलियन लोग हैं। ठीक, अब इस 4 मिलियन लोग ने क्या किया, 50K को वोट किया। ठीक, मतलब 50K उन्होंने इलेक्टर्स चुने और वह क्या है, मेन होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह मेन ही है। ठीक, अब 50K इलेक्टर्स जो हैं वह जाकर के 745 मेंबर्स को चुनते थे जो असेंबली में बैठते थे, जिनके पास कानून बनाने का, लॉ मेकिंग का क्या था, अधिकार था। ठीक है, अब कहता है जो नेशनल असेंबली बन गया उसका कंट्रोल किस पर था, उसका कंट्रोल किंग पर था। ठीक, मतलब मोनार्क पर था। और नेशनल असेंबली का कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी था। ठीक, अब कहता है कि यह जो एक्टिव सिटीजन्स थे यही वोट करके जज को भी बिठाते थे, ताकि अगर इनके साथ कोई नाइंसाफी हो तो जज जो है इनके साथ इंसाफ कर सकें और इनको इनका अधिकार दिला सकें। ठीक, अब देखते हैं आगे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन
द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन की जब शुरुआत हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में ही क्या था, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब इसमें एक पुरुष के अधिकार और सिटीजन के अधिकार की बात की गई। अब कैसे कैसे अधिकार थे, तो अधिकार थे राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार कि आप किसी चीज़ पर क्या सोचते हैं, आपका क्या तर्क है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको अधिकार आपके पास है कि उसको आप रख सकते हैं। आप लॉ के सामने, आप कानून के सामने बराबर हैं, मतलब सभी जो हैं वह बराबर हैं कानून के सामने। ऐसे कुछ लॉज को, ऐसे कुछ राइट्स को क्या बोला गया, दे आर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, मतलब ऐसे या राइट्स थे जो नेचुरल थे, जो आपको प्राकृतिक रूप से मिले, मतलब आपने धरती पर जन्म लिया और आपको इन सारे अधिकारों का मिलना जो है वो क्या है, तय है। और इनएलिएनेबल, इनएलिएनेबल का मतलब होता है विच, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इनएलिएनेबल का मतलब विच कैनॉट बी टेकन अवे, मतलब बेसिकली समझिए जो आपसे दूर नहीं किया जा सकता है, आपसे छीना नहीं जा सकता है। ऐसे राइट्स जो हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इंसानों को, मतलब जो सिटीजन्स थे और जो मेन थे उनको दिलाए। ठीक, तो बेसिकली समझिए कि ऐसा सुविधा बनाया गया या ऐसी व्यवस्था की गई जिससे जो वहाँ के लोग थे फ्रांस के, उनको अपने अधिकार मिले, उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।